हेलो स्टूडेंट्स, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम DELED सेकेंड ईयर का विषय है विद्यालय संस्कृति प्रबंध और शिक्षक। ठीक है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं सेकेंड ईयर की। तो आपके सेकेंड विषय है विद्यालय संस्कृति प्रबंधता और शिक्षक, यानी विद्यालय की संस्कृति कैसी होनी चाहिए, विद्यालय क्या होती है, कैसी उसकी प्रबंध व्यवस्था होनी चाहिए और कैसे योग्य शिक्षक होनी चाहिए। तो इन सब के बारे में इस पुस्तक में हम पढ़ेंगे, जिसकी इकाई फर्स्ट है विद्यालय की संकल्पना। ये जो आपकी इकाई फर्स्ट है, उसमें फर्स्ट जो इकाई में फर्स्ट चैप्टर है आपका, वो है विद्यालय की संकल्पना। विद्यालय की संकल्पना के इकाई फर्स्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, तो इसके लिए क्यों जरूरी है विद्यालय की संकल्पना, यानी विद्यालय की संकल्पना एक अवधारणा क्यों जरूरी है, विद्यालय क्यों आवश्यक है हमारे लिए, और विद्यालय के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं विद्यालय के लिए। तो उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आपके टॉपिक रहेंगे विद्यालय की आवश्यकता एवं उद्देश्य, यानी विद्यालय की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। सेकेंड बात पढ़ेंगे हम विद्यालय की संकल्पना, यानी अवधारणा क्या है विद्यालय की, विद्यालय की अवधारणा कैसे विकसित हुई और किस प्रकार हम विद्यालय को एक समाज के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में और विश्व के रूप में किस प्रकार हम अध्ययन की, हमारा दृष्टिकोण कैसा होता है, यानी भौतिक मानवीय, इसके आधार पर हमारा दृष्टिकोण कैसा रहेगा। उसके बाद है विद्यालय का आधार क्या है, उसका बेस क्या है, किस प्रकार से हम विद्यालय प्रारंभिक, द्वितीय, उच्च माध्यमिक, विश्वविद्यालय, इस तरह का जो आधार है वो बेस कैसा रहेगा। उसके बाद नंबर 4 टॉपिक पढ़ेंगे हम, वो विद्यालयों की विशेषता पढ़ेंगे कि विद्यालय किस किस प्रकार की होती हैं। जैसे मॉडल स्कूलें होते हैं, आदर्श स्कूलें होती हैं, ठीक है, इस प्रकार के कई स्कूलें होते हैं, तो उनकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। विद्यालय का प्रबंध, मैनेजमेंट कमेटी के बारे में अध्ययन करेंगे कि उसकी समितियाँ, मैनेजमेंट कमेटियाँ कैसी होती है, किस प्रकार उनको संचालित करते हैं, कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, किस प्रकार के कर्मचारी नियुक्त होते हैं, ठीक है, किस प्रकार का इसका क्रमबद्धता पाई जाती है। ठीक है, तो इन सब की प्रबंध व्यवस्था, किस प्रकार स्कूलों में टाइम टेबल होता है, किस प्रकार भामाशाहों का सहयोग होता है, किस प्रकार सरकार उस पर व्यय करती है। तो ये प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन हम किसमें करेंगे, विद्यालय प्रबंध में। उसके बाद आती हैं योजनाएं, यानी सरकार क्या क्या योजनाएं बनाती है, शिक्षक के लिए किस प्रकार की योजनाएं, विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार की योजनाएं हैं। ठीक है, तो ये इसके अलावा हम पढ़ेंगे विद्यालय एक सामाजिक संस्था के रूप में, यानी समाज की एक उपज है, समाज के लिए विद्यालय जरूरी है और विद्यालय के लिए समाज जरूरी है, तो क्योंकि तभी समाज का विकास संभव। तो इन 7 टॉपिक के बारे में हम इकाई फर्स्ट में अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला आपका चैप्टर है वो है विद्यालय की संकल्पना। ठीक है, और विद्यालय की संकल्पना में फर्स्ट टॉपिक है विद्यालय की आवश्यकता एवं उद्देश्य, यानी विद्यालय की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि अगर हमारा पुराना इतिहास देखें, प्राचीन समय का वैदिक काल में देखें, तो वैदिक काल में भी हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं थी शिक्षक और विद्यार्थी की, और शिक्षक और विद्यार्थी एक मित्र और एक शिष्य के रूप में क्या करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, जिसे हम क्या कहते थे वैदिक काल में गुरुकुल पद्धति। कैसी पद्धति होती थी, गुरुकुल पद्धति, यानी उपनयन संस्कार के बाद बालक को 25 वर्ष तक कहाँ भेजा जाता था, गुरुकुल में भेजा जाता था, और वहीं उसका एजुकेशन करवाया जाता था, और उसी एजुकेशन के आधार पर वो आगे कार्य संचालित होता था, जिसमें 4 साल यानी जो भी आपके वेद होते थे, जितने भी, उन वेदों का क्या दिया जाता था, उनको ज्ञान दिया जाता था। तो वो होती थी गुरुकुल व्यवस्था प्राचीन समय में। ठीक है, जो सिर्फ कुछ वर्ग जाति के लिए थी, लेकिन ये गुरुकुल व्यवस्था थी, वो गुरुकुल व्यवस्था क्या थी, राजघरानों के लिए थी। ठीक है, यानी राज्य के जो शासन थे, उच्च वर्ग थे, उन वर्गों के लिए क्या थी, ये एजुकेशन थी, बाकी के लिए एजुकेशन नहीं थी। तो इसमें आगे बताया कि सिर्फ कुछ वर्ग जाति के लिए ही ये शिक्षा थी, यानी गुरुकुल शिक्षा। वैदिक काल में जो गुरुकुल शिक्षा थी या प्राचीन समय में जो शिक्षा का फंडा था, वो केवल क्या था, सिर्फ उच्च वर्ग या कुछ वर्गों के लिए ही थी। ठीक है, सभी वर्गों को ये शिक्षा नहीं दी जाती थी। ठीक, और विद्यालय होती नहीं थी, केवल गुरुकुल हुआ करते थे। जो प्रशासनिक या जो उच्च वर्ग हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, उन्हीं के बच्चों को या उन्हीं के राजकुमारों को शिक्षा दी जाती थी, बाकी पिछड़े रहते थे। तो उस समय वो प्राचीन समय की थी, इसलिए इसका आवश्यकता क्यों पड़ी, आवश्यकता इसलिए पड़ी, लेकिन वर्तमान में आम जन तक अनुभव हुआ, यानी शिक्षा की जरूरत कैसे पड़ी, क्योंकि आम जन को भी एजुकेशन की जरूरत पड़ी।
क्योंकि आम जन भी क्या होना चाहता था, शिक्षित होना चाहता था। ये ज़रूरत पड़ी, ये सरकार को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि हमें ये शिक्षा वर्तमान में भी क्या करनी है, प्रसारित करनी है, और प्रत्येक बच्चों के लिए क्या करनी है, शिक्षा लागू करनी है। इसलिए स्वतंत्रता के बाद सभी जाति धर्म के शिक्षा की व्यवस्था के प्रयास किए गए। इसलिए आवश्यकता हुई कि भारत जब स्वतंत्र हो गया 1947 के बाद, तो आवश्यकता क्या पड़ी कि सब जाति, कोई जाति नहीं, कैसी भी जाति हो, कैसा भी धर्म हो, सबके लिए क्या होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। वो किसी भी जाति या धर्म का हो, सबके लिए हमें क्या होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था करने के क्या किए, प्रयास किए। इसलिए विद्यालय की आवश्यकताएं पड़ी। इसमें उसके बाद आया कि विद्यालय की आवश्यकता किस दृष्टिकोण से है, यानी विद्यालय की आवश्यकता किस किस दृष्टिकोण से मानते हैं कि विद्यालय क्यों जरूरी है, यानी विद्यालय क्यों बनाया जाए, तो इसके लिए क्या दृष्टिकोण है विद्यालय के प्रति, यानी बच्चों का क्या है, समाज का क्या है, राष्ट्र का क्या है, ठीक है। तो इनका दृष्टिकोण अपने आप में क्या है, तो सबसे पहला दृष्टिकोण है छात्र की दृष्टिकोण के आधार पर, यानी छात्र की दृष्टि में विद्यालय क्या है, छात्र की दृष्टि में विद्यालय क्या है, यानी छात्र की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो विद्यालय की आवश्यकता क्यों पड़ी। छात्र एक सोचता है कि छात्रों के लिए विद्यालय क्यों जरूरी है, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ना देखकर हम जिस समय प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास के आधार पर देखें तो शिक्षक और विद्यार्थी, यानी विद्यार्थी को किस दृष्टिकोण से देखा गया कि विद्यार्थी के लिए क्या जरूरी है, विद्यालय जरूरी है। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि दृष्टिकोण बताया कि शारीरिक रूप से, यानी बच्चे का शारीरिक विकास हो, ठीक है, बच्चे का क्या हो, शारीरिक विकास हो। इसलिए आपने देखा होगा हमारे विद्यालय में जो भी समय सारणी निश्चित की जाती है उसमें SCPW का कैंप, कला शिक्षा का, इस प्रकार की गतिविधियां मध्यांतर किया जाता है, खेल कूद के बारे में उनको बताया जाता है, उनके लिए अलग से शारीरिक शिक्षक होता है जिससे कि बच्चे का शारीरिक विकास अच्छी तरह से मजबूत हो सके, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, बच्चे का मानसिक विकास के लिए विद्यालय जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बच्चे अपने घर से आता है, प्राथमिक पाठशाला तो उसका माता पिता होते हैं, लेकिन वहाँ से जब बच्चा विद्यालय में आता है तो विद्यालय में योग्य अध्यापकों के सहयोग से उनका मानसिक विकास क्या होता है, विकसित होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है, वो हर चीज़ हर वस्तु को जानने की इच्छुक होता है, ठीक है, उसके प्रति जागरूक होता है, ठीक है, उपन्यास पढ़ता है, साहित्य पढ़ता है, जिससे उनकी जिज्ञासा क्या होती है, विकसित होती है, यानी सोच जो संकुचित सोच होती है वो अधिक विकसित होने का काम करती है। तो मानसिक दृष्टि से भी क्या है, छात्रों के लिए विद्यालय जरूरी है। उसके बाद बौद्धिक विकास होना चाहिए, बुद्धि का विकास, आयु की विकसित होना चाहिए, किसके कारण, छात्रों की दृष्टि कारण, क्योंकि बौद्धिक विकास क्रियात्मक और भावनात्मक, शैक्षिक और सह शैक्षिक सभी गतिविधियों के लिए छात्र की दृष्टिकोण से विद्यालय आवश्यक है, क्योंकि चाहे उसमें शैक्षिक हो चाहे अशैक्षिक गतिविधियां हो, यानी खेल कूद हो, ठीक है, या अन्य कोई खेल प्रोग्राम हो, अन्य कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, इसके अलावा शैक्षिक कार्य हो, यानी पाठ्यक्रम का कोई कार्यक्रम हो, तो उसकी गतिविधियों के लिए भी विद्यालय ही जरूरी है। इसके साथ साथ बच्चों की भावनात्मक विकास, बच्चों का व्यवहार, यानी बच्चों की भावनात्मकता का मतलब है कि व्यक्ति का, बच्चों का व्यवहार कैसे परिवर्तन करें, तो बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए क्या जरूरी है, बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए एक मानसिक रूप से देखें तो एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो छात्रों का व्यवहार परिवर्तन यानी भावनात्मक विकास कहाँ विकसित होता है, वो होता है विद्यालय में। इसलिए भावनात्मक क्रियात्मक यानी कार्य करने की प्रकृति ज़्यादा होती है बच्चों में, और कार्य करने की प्रवृत्ति कहाँ पैदा होगी, विद्यालय में होगी, क्योंकि उसको नई नई प्रवृत्ति के बालक मिलेंगे, नए अध्यापकों का उनको कार्य अनुभव बताया जाएगा, तो इस आधार पर उनकी क्रियात्मक प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, विकसित हो जाएगी। इसलिए छात्रों की दृष्टिकोण से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और क्रियात्मक, भावनात्मक, शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों का क्या होता है, विकास होता है। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई, विद्यालयों की आवश्यकता किस दृष्टिकोण से उपयोगी है, अभिभावक, यानी जो संरक्षक हैं, जो उनके माता पिता हैं, यानी समाज में जो बालक बालिकाएं विद्यालय में जाते हैं, तो जो अभिभावक हैं उन अभिभावकों का दृष्टिकोण कैसा है, तो उन अभिभावकों का विद्यालय के प्रति दृष्टिकोण क्या होगा, क्योंकि विद्यालय के प्रति दृष्टिकोण उनका यही होगा कि उनका बच्चा सबसे क्या होगा, श्रेष्ठ हो, यानी हर कार्य में उनका बच्चा क्या हो, सबसे श्रेष्ठ हो, विकसित हो, क्योंकि वो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, व्यवहारिक, शैक्षिक सब गतिविधियों में क्या हो, सबसे आगे हो। ये अभिभावकों का दृष्टिकोण होता है, क्योंकि कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा
किसी ऐसी प्रवृत्ति का शिकार हो जो कहीं दूसरी ना हो, क्योंकि सबकी मानसिकता ये हो कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर क्या बने, योग्य और रोजगार प्राप्त करने वाला योग्य नागरिक बने, एक सभ्य पुरुष बने। तो अभिभावकों का दृष्टिकोण क्या रहता है? अभिभावकों का दृष्टिकोण होता है कि उनका पुत्र क्या हो, अन्य से श्रेष्ठ हो। उसके बाद आता है तीसरा, वो आता है समाज की दृष्टिकोण से, यानी समाज क्या चाहता है, विद्यालय को किस दृष्टिकोण से देखता है समाज। तो वो दृष्टिकोण है कि समाज में सहयोग होना जरूरी है, विद्यालय और समाज का सहयोग होना जरूरी है। ठीक है, बिना सहयोग से विद्यालय का विकास संभव नहीं है और विद्यालय भी बिना समाज के विकसित नहीं हो सकता। इसलिए समाज में सहयोग होना जरूरी है, विद्यालय के सहिष्णुता होनी चाहिए, ये स्थिति प्रकट होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भाईचारा विकसित होता है समाज में एजुकेशन से, विद्यालय से। ठीक है, दूसरा प्रेम से युक्त व्यक्ति का क्या होता है, विद्यालय निर्माण करता है और समाज निर्माण करता है, क्योंकि विद्यालय समाज ये जानता है कि अगर कोई विद्यालय में पढ़ता है, कोई विद्यार्थी सभ्य है, तो उसमें क्या होगा, सहिष्णुता होगी, भाईचारा होगा और प्रेम से युक्त व्यक्ति का क्या होगा, निर्माण होगा। ये स्थिति कैसे होगी, ये विद्यालय में होगी। और ये कौन चाहता है, ये विद्यालय से प्राप्त होगी। और ये कौन चाहता है, ये चाहता है समाज। समाज एक सभ्य पुरुष को चाहता है जो किस प्रकार का हो, समाज का सहयोगी हो, सहिष्णुता पाई जाती हो, उसमें भाईचारा पाया जाता हो, उसमें प्रेम से युक्त व्यक्ति का क्या करता हो, निर्माण करता हो, सकारात्मक सोच हो, यानी बच्चे की कैसी सोच हो, सकारात्मक, यानी उसमें आत्मविश्वास अधिक हो, नेगेटिविटी कम हो और पॉजिटिविटी क्या हो, अधिक हो। सोच कैसी होनी चाहिए उसकी, सकारात्मक। यानी समाज को विद्यालय से जो बालक बाहर निकलते हैं, जो बालक तैयार करती है विद्यालय, उस समाज की दृष्टिकोण से उस बच्चे की सोच कैसी होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। दूसरी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त, तभी सभ्य समाज का क्या कर सकता है, विकास कर सकता है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त तभी सभ्य समाज का क्या कर सकता है, वो विकास कर सकता है। तो समाज की दृष्टि में एक सभ्य समाज का विकास करने के लिए विद्यालय जरूरी है। और क्यों? क्योंकि विद्यालय उसको क्या देती है, एक बालक को, एक विद्यार्थी को क्या देती है, समाज में रहकर वो सहयोग करता है, समाज का उसमें सहिष्णुता बढ़ता है, उसमें भाईचारा पैदा करता है, प्रेम से युक्त व्यक्ति का निर्माण करता है विद्यालय, और क्या करता है, सकारात्मक सोच को विकसित करता है। और वैज्ञानिक दृष्टि से वो अपने आप में क्या बना जाता है, एक सभ्य समाज का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये विद्यालय की आवश्यकता है जो विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा गया है कि छात्रों की दृष्टिकोण से बताया, अभिभावकों की दृष्टिकोण से बताया, समाज की दृष्टिकोण से बताया। तो अब चौथी बात देखेंगे, वो देखेंगे कि राष्ट्र की दृष्टिकोण से हमारे समाज, हमारे विद्यालय में किस प्रकार का दृष्टिकोण, यानी राष्ट्र क्या चाहता है विद्यालय से। तो राष्ट्र चाहता है कि विद्यालय परिश्रमी व योग्य नागरिक तैयार करे। राष्ट्र को क्या चाहिए, राष्ट्र चाहता है कि मेहनती और योग्य नागरिक हमें राष्ट्र को दे, जिससे कि विश्व के साथ क्या कर सके, प्रतिस्पर्धा कर सके। अच्छा, पढ़ा लिखा, ईमानदार और मेहनती विद्यालय, मेहनती नागरिक अगर भारत को प्राप्त होता है या किसी राष्ट्र को प्राप्त होता है, तो विश्व के किसी भी क्षेत्र में वो क्या कर सकता है, प्रतिस्पर्धा कर सकता है। और ये देखा भी गया है कि जो पैतृक संपत्ति होती है, वो पैतृक संपत्ति तो क्या हो जाती है, उसका तो बंटवारा हो जाता है, लेकिन शिक्षा एक ऐसा है जिसका कहीं कोई बंटवारा नहीं होता। ठीक है, तो राष्ट्र को भी क्या चाहिए, राष्ट्र को भी यही चाहिए कि विद्यालय एक ऐसा परिश्रमी, योग्य और नागरिक तैयार करे ताकि विश्व प्रतिस्पर्धा में वो क्या कर सके, भाग ले सके। इस प्रकार का बालक उसको चाहिए। इसके अलावा विद्यालय का महत्व, ये थी विद्यालय की आवश्यकता विभिन्न दृष्टिकोणों में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विद्यालय की आवश्यकता और उद्देश्य। तो उद्देश्य में हमने पढ़ा विद्यालय की आवश्यकता और विभिन्न दृष्टिकोण। अब पढ़ेंगे विद्यालय का महत्व क्या है। तो विद्यालय का महत्व है, विद्यालय का महत्व क्या करता है, विद्यालय हमारे लिए क्यों उपयोगी है, क्यों जरूरी है विद्यालय। तो विद्यालय हमारे लिए जरूरी है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, यानी व्यक्ति की पर्सनैलिटी विकसित करती है एजुकेशन। एजुकेशन में वो गुण है जो चाहे रंग रूप से कैसा ही हो, लेकिन अगर मन से उसका एजुकेशन उसका अच्छा है, उच्च वर्ग का है, ठीक है, उच्च वर्ग एजुकेशन प्राप्त है, वो उच्च वर्ग का मतलब उच्च शिक्षण कार्य वो प्राप्त करता है और उसमें सभी गुण समायोजित हैं,
ठीक है, सार्वभौमिक रूप से उसमें सारे गुण समायोजित हैं और एक ज्ञान उसमें अधिक विकसित है, तो उसका व्यक्तित्व क्या होगा, अच्छा होगा। यानी सबसे अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति विकसित करेगा, वो कौन करेगा, विद्यालय विकसित करेगी। तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी कहाँ किस पर आधारित होती है, विद्यालय पर आधारित होती है। ठीक है, दूसरा काम क्या करेगी, दूसरा महत्व क्या है विद्यालय का, कि उच्च शिक्षा की तैयारी करवाएगी। क्योंकि विद्यालय जैसे प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक से उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक, उच्च माध्यमिक से जाएगा विद्यालय, महाविद्यालय, ठीक है, महाविद्यालय से विश्वविद्यालय। ठीक है, यहाँ तक उच्च शिक्षा ग्रहण करवाने का काम कौन करती है, विद्यालय करती है। इसलिए विद्यालय की महत्वता जरूरी है। अगर विद्यालय ही नहीं होगी तो इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण नहीं होगी, उच्च शिक्षा का कोई महत्व नहीं रहेगा। ठीक है, तीसरा है रोजगार तैयार करती है। यानी शिक्षित व्यक्ति क्या प्राप्त करेगा, कोई भी शिक्षित व्यक्ति है वो शिक्षित व्यक्ति क्या करेगा, रोजगार प्राप्त करेगा। क्या प्राप्त करेगा, रोजगार। क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर डीएलएड की क्लास में या ऑफलाइन क्लास में पढ़ा होगा कि जो प्राचीन समय से ही जो एजुकेशन प्राप्त है वो एजुकेशन किसका रूप रहा है, वो एजुकेशन रोजगार के लिए तैयार की। क्योंकि उसमें अगर अंग्रेजों की नीति भी देखी गई तो वो भी क्या था, एक एजुकेशन केवल रोजगार। लेकिन रोजगार ना होकर एजुकेशन विद्यालय और शिक्षा क्या है, व्यक्ति का सार्वभौमिक विकास भी करती है, सर्वांगीण विकास भी करती है, और सर्वांगीण विकास के साथ साथ वो रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। एजुकेशन क्या प्रदान करती है, रोजगार के अवसर प्रदान करती है। एक शिक्षित सभ्य नागरिक के लिए सरकार क्या करती है, रोजगार प्रदान करती है। तो इसलिए शिक्षा जरूरी है, रोजगार के लिए शिक्षा जरूरी है। उच्च शिक्षा अध्ययन करने के लिए विद्यालय की आवश्यकता या महत्व है, व्यक्तित्व के लिए निर्माण के लिए जरूरी है। और नंबर 4 है सामाजिक गुणों का विकास करती है। क्या करती है, सामाजिक गुण, यानी समाज में रहने की और समाज को एक नई दिशा और समाज को विकसित करने के गुण भी कहाँ से प्राप्त होते हैं, विद्यालय से प्राप्त होते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें भाईचारा, सहिष्णुता, भावनात्मक, ठीक है, बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक विकास विकसित होता है, जिससे भाईचारा बढ़ता है। और भाईचारा बढ़ने के साथ साथ वो समाज को सहयोग करता है, और समाज को सहयोग करने के साथ साथ वो क्या करता है, एक सकारात्मक सोच रखता है, और सकारात्मक सोच होने के कारण सामाजिक गुणों का क्या होता है, विकास होता है, नहीं समाज का विकास होता है। और नंबर 5 है सामाजिक परिवर्तन लानी है। तो यानी समाज में सामाजिक परिवर्तन कौन लाता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति आता है। क्योंकि भारत में कई प्रकार की जो कुरीतियाँ थी, जो प्राचीन संस्कृति थी, उन कुरीतियों को विकसित, यानी उन कुरीतियों को बाहर निकालने के लिए, उन कुरीतियों का खंडन करने के लिए जो भी व्यक्ति सामने आए, वो कौन से आए, वो व्यक्ति आए जो उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, तो उन्होंने उस समय भी, अंग्रेजों के समय में भी अच्छी शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, और अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो इंग्लैंड भी गए थे, बैरिस्टर की पढ़ाई भी की थी। तो इस प्रकार के लोगों ने सामाजिक परिवर्तन किया, यानी समाज को विकसित किया है, समाज को परिवर्तन किया है। और समाज को परिवर्तन किया है तो इसलिए विद्यालय का महत्व जरूरी है। और ये किससे संभव है, विद्यालय से ही संभव, बिना विद्यालय ये संभव नहीं। उसके बाद आता है विद्यालय के उद्देश्य। विद्यालय के उद्देश्य, तो विद्यालय के उद्देश्य में क्या बताया कि माध्यमिक शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 और 53 में अकादमिक तथा व्यावसायिक उद्देश्यों पर बल दिया। यानी शिक्षा 1952-53 की जो माध्यमिक शिक्षाएं थी, उस माध्यमिक शिक्षा में बताया गया कि एक तो डिफेंस, अकादमिक पर विशेष जोर दिया जाए जिससे सैनिक तैयार हो, ठीक है, और दूसरा क्या हो कि व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त हो। बच्चे को कैसी शिक्षा प्राप्त हो, व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त, और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त हो तो इन दोनों पर सबसे ज्यादा बल दिया गया। कब, 1952 और 53 पर। यानी एजुकेशन कैसा दिया जाए, बच्चे को डिफेंस का एजुकेशन दिया जाए जिससे सैन्य कार्य में आगे प्रभावी हो, बच्चे का शारीरिक विकास भी अधिक हो, और दूसरा उनको क्या दिया, व्यवसाय की। ये दोनों उद्देश्य क्या हो, पूर्ण हो। यानी विद्यालय का उद्देश्य क्या रखा गया 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, कि दोनों को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, अकादमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर क्या दिया गया, बल दिया गया। उसके बाद आया भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66, यानी 53 तक अकादमी और व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। 1964 और 66 में शिक्षा में उत्पादक
उत्पादकता से जोड़ने की वकालत की। किससे की? उत्पादकता, यानी शिक्षा ऐसी हो कि वो कुछ उत्पादन करे। शिक्षा ऐसी शिक्षा दी जाए, 64 और 66 में ये बताया कि ऐसी शिक्षा दी जाए कि बालक क्या करे? उत्पादकता बढ़े, यानी एजुकेशन होगा तो एजुकेशन से प्रोडक्शन ज़्यादा हो, इस प्रकार की हमें शिक्षा दे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। और इस प्रकार की वकालत करने के लिए क्या क्या किया गया कि किस प्रकार प्रभावी हो, किस प्रकार विद्यालय उत्पादकता को बढ़ा सकती है, यानी उत्पादन को प्रोडक्शन ज़्यादा दे सकती है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? उसके लिए सबसे पहले बताया कि अधिगम अनुभवों को रोचक प्रभावशाली बनाए, यानी इस प्रकार का कार्य कैसे संचालित हो, इसलिए सीखने का और अनुभव सबसे ज़्यादा क्या हो? रोचक हो, यानी सीखने की कला तीव्र हो, सिखाने की और सीखने की कला क्या हो? तीव्र हो, यानी योग्य शिक्षक हो जिसमें अधिगम, अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। और वो किससे द्वारा सीखे? अनुभव के द्वारा सीखे, ठीक है, ज्ञान के द्वारा सीखे, ठीक है, आदत के द्वारा सीखे, और उसकी रोचकता क्या करे? प्रभावशाली बनाए। दूसरा है व्यक्ति का समग्र विकास हो, यानी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। व्यक्ति का विकास कैसा हो? सर्वांगीण विकास। और वो कौन कर सकती है? विद्यालय कर सकती है। और ये विद्यालय पर जोर डाला गया कि विद्यालय, जो विद्यालय बनाई गई, जो विद्यालय स्थापित की गई, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आयोजित किए गए, जो इसके प्रति आयुक्तालय संचालित की गई, जो समितियां बनाई गई, उन समितियों पर यह आधारित किया गया कि विद्यालय, यानी जो विद्यालय हमने निर्मित किए हैं, उन विद्यालय का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो उसके लिए जो उद्देश्य निश्चित किए गए, वो निश्चित किया गया कि व्यक्ति का समग्र विकास हो, यानी समग्र का मतलब सर्वांगीण विकास हो, व्यक्ति क्या हो? सर्वांगीण विकास। और उसके बाद बताया उन्होंने व्यावसायिक कुशलता का विकास हो, यानी व्यावसायिक कार्य की गतिविधि क्या हो? अधिक हो। व्यवसाय क्या हो? यानी जो भी व्यक्ति एजुकेशन प्राप्त करे वो एक प्रकार का क्या हो? व्यवसाय के आधार पर कार्य संचालित करे। और वो व्यावसायिक शिक्षा उनको कहाँ प्राप्त होगी? वो व्यावसायिक शिक्षा कहाँ प्राप्त होगी? विद्यालय में प्राप्त होगी। और जब विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त होगी तो विद्यालय का उद्देश्य क्या होगा? पूर्ण होगा, क्योंकि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा कैसी होनी चाहिए? व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि विद्यालय का उद्देश्य भी पूर्ण हो, उसको रोजगार की प्राप्ति भी हो सके। उसके बाद उन्होंने बताया नंबर 4, वो बताया नेतृत्व का विकास, यानी अगर विद्यालय होगी तो विद्यालय में शारीरिक, मानसिक, ठीक है, बौद्धिक विकास होगा, सकारात्मक सोच होगी, इस प्रकार की प्रवृत्ति होगी। और इस प्रकार की प्रवृत्ति से कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास विकसित होगा। और आत्मविश्वास जहाँ विकसित होता है वहाँ नेतृत्व का क्या होता है? विकास होता है, ठीक है, यानी नेतृत्व यानी दल नेता बनने की क्षमता प्राप्त होती है बच्चे में, और आगे से आगे कार्य को संचालित करता है। तो ये कहाँ से संभव है? ये विद्यालय से ही संभव हो। इसलिए विद्यालय के उद्देश्य में रखा गया कि नेतृत्व का विकास हो, यानी ऐसा एजुकेशन दे कि बच्चे में अपने आप में आत्मविश्वास जागे, और आत्मविश्वास के साथ साथ उसमें इस प्रकार के कार्य करने की शक्ति हो कि हम इस कार्य को परिवर्तन कर सकते हैं, या समाज में जो बुराइयां हैं, जो राष्ट्र में जो बुराइयां हैं, या किसी कार्य को जो असंभव है उस कार्य को भी हम कर सके। इस प्रकार की नेतृत्व क्षमता क्या होनी चाहिए? बच्चों में पैदा होनी चाहिए। इसके अलावा 5वां है सामाजिक व राष्ट्रीय का विकास, यानी समाज का भी विकास, और समाज का विकास होगा तो क्या होगा? राष्ट्र का विकास होगा। क्योंकि स्पष्ट किया गया, अगर एक छोटा सा उदाहरण देखिए तो आपको बताए कि अगर किसी परिवार में एक बालक बालिका विद्यालय जाता है और वो शिक्षा ग्रहण करता है, तो शिक्षा अगर वो सभ्य, शारीरिक, मानसिक और सहिष्णुता सभी सर्वांगीण रूप से अगर विकास करता है, एक सभ्य नागरिक बनता है, तो सभ्य नागरिक किस किस को विकसित करता है? क्योंकि एक परिवार को विकसित करता है, और परिवार किसको करता है? समाज को। और समाज किससे विकसित होता है? राज्य से होता है। और राज्य किसको करता है? राष्ट्र को करता है। और सारे राष्ट्र अगर विकसित होते हैं एक एजुकेशन से, तो पूरा विश्व क्या होता है? विकसित होता है। ये किससे संभव है? एजुकेशन से संभव है। इसलिए इन्होंने बताया कि सामाजिक यानी समाज में परिवर्तन तो होगा ही होगा एजुकेशन से। समाज में परिवर्तन होने के साथ साथ किसका विकास होगा? राष्ट्र का विकास होगा। राष्ट्र की जीडीपी बढ़ेगी। राष्ट्र की क्या बढ़ेगी? जीडीपी बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी राष्ट्र की। और ये कैसे संभव है? एजुकेशन से संभव है। और ये एजुकेशन किससे संभव है? विद्यालय से संभव है। उसके बाद आता है 6वां आपका समुदाय की समझ विकसित करना, यानी अपनी समुदाय को क्या कर देना? विकसित कर देना। जैसे किसी प्रकार अगर मान लो एक छोटा सा उदाहरण देखिए, आदिवासी लोग हैं,
आदिवासी हैं, उस आदिवासी में कोई पढ़ा लिखा नहीं है और कोई व्यक्ति को बाहर शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा जाता है, वो शिक्षा ग्रहण कर लेता है, एक सभ्य नागरिक बन जाता है और वो सभ्य नागरिक जब अपने समुदाय, अपने कबीले में, अपने समाज में आता है तो वहाँ देखी गई उन बुराइयों को वो क्या करता है, दूर करने की चेष्टा रखता है और उस समाज को वो धीरे धीरे क्या कर देता है, विकसित कर देता है। क्योंकि हमने कई बुक्स में, कई परिस्थितियों में पढ़ते हैं, प्राचीन समय में हमारे यहाँ 1947 से पहले महिला साक्षरता प्रतिशत थी, वो कितनी परसेंट थी, 8% थी। कितनी परसेंट थी, 8% थी। और आज कितनी परसेंट है, 66% के समथिंग है, ठीक है, भारत की। तो ये परिस्थिति किससे संभव हुआ, एजुकेशन से। और एजुकेशन से ये जब 66% साक्षरता प्रतिशत बढ़ रही है तो 66% साक्षरता प्रतिशत इस बात को इंगित करती है कि समाज में जो बुराइयां थी, समाज में जो कुरीतियां थी, वो धीरे धीरे क्या होती गई, परिवर्तन होती कि विद्यालयों की संख्या बढ़ी, बालक बालिकाएं पढ़े, जिससे ये संभव है। इसलिए समुदाय विशेष की समझ क्या होती है, विकसित होती है। किससे विकसित होती है, शिक्षा से। और शिक्षा किससे विकसित होती है, विद्यालय से, ठीक है। इस प्रकार की प्रवृत्ति है। एक बार इसको दोबारा देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं विद्यालय की संकल्पना, और विद्यालय की संकल्पना में हमने पढ़ रहे हैं कि विद्यालय में क्या क्या जरूरी है और विद्यालय की अवधारणा क्या है अपने आप में। तो विद्यालय की अवधारणा क्यों जरूरी है और इस बात को हम संचालित करने के लिए कि विद्यालय की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके क्या उद्देश्य रखे गए, ठीक है। विद्यालय की संकल्पना यानी अवधारणा क्या है, विद्यालय के आधार क्या हैं, विद्यालय की विशेषताएं क्या हैं, विद्यालय का प्रबंध क्या है, और विद्यालय के लिए जो विद्यार्थी और शिक्षक के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई गई हैं और वो योजनाएं कौन कौन सी हैं। विद्यालय एक सामाजिक संस्था के रूप में है तो क्यों है, या इसको एक सामाजिक संस्था क्यों कहा गया है, इन सब का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे पहले हमने देखा था कि विद्यालय की आवश्यकता उद्देश्य क्यों पड़ा। तो विद्यालय की आवश्यकता और उद्देश्य इसलिए पड़ा कि वैदिक काल में, प्राचीन समय में गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, ठीक है। और गुरुकुल शिक्षा पद्धति होने के कारण केवल कुछ वर्गों को ही क्या दिया जाता था, एजुकेशन दिया जाता था, सभी वर्गों को एजुकेशन नहीं दिया जाता था। धीरे धीरे जब समय परिवर्तन होता गया तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति नष्ट होती गई, और गुरुकुल शिक्षा पद्धति नष्ट होती गई तो वहाँ कौन सी शिक्षा पद्धति आई, और वो शिक्षा पद्धति अनुभव हुआ कि प्रत्येक बच्चे को क्या दिया जाए, एजुकेशन दिया जाए। और वो अनुभव हुआ लोगों को कि हमें पढ़ना जरूरी है, और पढ़ना जरूरी है तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता के बाद ये निश्चित किया कि चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, उसको शिक्षा की व्यवस्था का प्रयास किया जाना चाहिए, तभी संभव। इसलिए उन्होंने क्या आवश्यकताएं क्या बताई, उद्देश्य में विद्यालय की आवश्यकता का दृष्टिकोण विकसित किया, विद्यालय की आवश्यकता का दृष्टिकोण विकसित किया। और वो दृष्टिकोण क्या था कि एक तो छात्र की दृष्टि से कौन से क्या है, अभिभावकों की दृष्टिकोण से क्या है, और समाज के दृष्टिकोण से क्या है, और राष्ट्र के दृष्टिकोण से विद्यालय की आवश्यकता क्यों जरूरी है। तो उसमें सबसे पहला दृष्टिकोण दिया, वो दिया छात्रों के दृष्टिकोण से। छात्रों की दृष्टिकोण यानी विद्यालय की आवश्यकता छात्रों के आधार पर कैसी है, तो वह है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, क्रियात्मक, भावनात्मक, शैक्षिक और सहशैक्षिक विधियां होना जरूरी है, तभी विद्यालय की आवश्यकता है। क्योंकि इन सब का विकास कहाँ संभव है, विद्यालय में संभव है। इसलिए छात्र की दृष्टिकोण से ये विद्यालय जरूरी है। दूसरा है अभिभावकों की दृष्टिकोण से। तो अभिभावक क्या चाहते हैं, अभिभावक क्या चाहते हैं कि उनका पुत्र क्या हो, सबसे श्रेष्ठ हो, उनका पुत्र क्या हो, सबसे श्रेष्ठ हो। तीसरा है समाज की दृष्टिकोण से। समाज की दृष्टिकोण से क्या है कि समाज में एक तो सहयोग, सहिष्णुता, भाईचारा, प्रेम से युक्त व्यक्ति का निर्माण और सकारात्मक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त, तभी क्या कर सकते हैं, हम एक सभ्य समाज का विकास कर सकते हैं। क्योंकि ये समाज का दृष्टिकोण है। समाज क्या चाहता है विद्यालय से, समाज चाहता है कि हमारे को ऐसे व्यक्ति, ऐसे सभ्य व्यक्ति या ऐसे सभ्य नागरिक दे जो समाज में सहयोग करे, उसमें भाईचारा हो, सहिष्णुता हो, प्रेम से युक्त व्यक्ति का निर्माण हो, और उसकी सोच कैसी हो, सकारात्मक सोच, तभी एक सभ्य नागरिक का क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। उसके बाद बताया राष्ट्रीय दृष्टिकोण के आधार पर। राष्ट्रीय दृष्टिकोण के आधार पर बताया कि राष्ट्र का दृष्टिकोण विद्यालय के प्रति कैसा है। तो विद्यालय के प्रति जो राष्ट्र का दृष्टिकोण है वो है कि विद्यालय क्या चाहिए, विद्यालय हमें क्या देती है राष्ट्र को। तो विद्यालय राष्ट्र को समर्पित करती है कि विद्यालय को क्या, राष्ट्र को क्या चाहिए, एक परिश्रमी योग्य नागरिक तैयार करे, यानी एक इंटेलिजेंट
एक योग्य नागरिक हमें दे जिससे कि हम विश्व के प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में क्या कर सके, भाग ले सके, क्योंकि योग्य नागरिक होगा तभी विश्व प्रतिस्पर्धा में क्या ले सकता है, भाग ले सकता है। ठीक है, ये थे दृष्टिकोण, विद्यालय की आवश्यकता के विभिन्न दृष्टिकोण। उसके बाद हमने पढ़ा था विद्यालय का महत्व। आपको बताया व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण, कि व्यक्ति का व्यक्तित्व पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, ये विद्यालय तय करती है। दूसरा है उच्च शिक्षा की तैयारी, तीसरा है रोजगार की तैयारी, चौथा है सामाजिक गुणों का विकास करती है, पांचवा है सामाजिक परिवर्तन लाती है। और ये सब महत्व किसके हैं, विद्यालय के महत्व, क्योंकि तभी ये संभव है, विद्यालय है तभी व्यक्ति का ये कार्य संचालित है। उसके बाद विद्यालय के हमने पढ़े थे उद्देश्य। उद्देश्य में क्या बताया था, उद्देश्य में बताया कि माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 में शिक्षा कैसी थी, डिफेंस और व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया था। डिफेंस यानी अकादमी तथा व्यावसायिक उद्देश्यों पर क्या दिया गया था, बल दिया गया था। उसके बाद भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 ने शिक्षा को क्या बताया, उत्पादकता से जोड़ा गया। उत्पादकता का मतलब प्रोडक्शन दे, विद्यालय क्या दे, प्रोडक्शन दे, जिससे कार्य विकसित हो। इस प्रकार के प्रोडक्शन दे कि एक सभ्य समाज तो बने, सभ्य समाज के साथ साथ एक राष्ट्र का भी विकास हो, उसकी जीडीपी, एनसीपी ये सब में ग्रोथ हो। इस प्रकार की उत्पादकता विकसित करनी चाहिए हमें। और वो विकसित करने के लिए क्या किया, अधिगम रोचक बनाए। ठीक है, दूसरा व्यक्ति का संग्रह विकास हो, यानी सर्वांगीण विकास हो व्यक्ति का, व्यवसायिक कुशलता में विकास हो, यानी व्यवसायिक गतिविधियां ज़्यादा विकसित हो, और नेतृत्व क्षमता का विकास हो। और पांचवा है सामाजिक व राष्ट्र का विकास हो, समाज का और राष्ट्र का विकास हो। और छठवां इन्होंने बताया समुदाय की समझ और समझ को विकसित करना, यानी समुदाय है उनको क्या कर देना, विकसित कर देना। तो हमने आज बताया इकाई फर्स्ट पढ़ी है विद्यालय की संकल्पना, और वो उस पुस्तक का नाम हम पढ़ रहे हैं DLED सेकेंड ईयर की, विद्यालय संस्कृति प्रबंधता और शिक्षक। ठीक है।